हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नया इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके मैं सामने आपके प्रस्तुत हुआ हूँ। ये क्लास इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर और बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। ज्योग्राफी से भी रिलेटेड ये चैप्टर है और आपके मेनली चैप्टर इन्वायरमेंट स्टडी, पर्यावरण अध्ययन से तो मुख्य रूप से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो देखें क्या है चैप्टर और इसको समझें। नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधन। क्या है चैप्टर? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे कौन कौन से संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन है और ऐसे कौन से संसाधन है जो अनवीकरणीय संसाधन है। अब संसाधन को पहले समझना पड़ेगा आपको। संसाधन कहते किसको हैं? तो जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जो मानव के उपयोगी होते हैं, वे समस्त वस्तुएं जो मानव के उपयोगी होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि संसाधन होता क्या है। कि वो सभी रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं संसाधन को? इंग्लिश में रिसोर्स बोलते हैं। कि वो सभी साधन जो मानव के उपयोगी हो, जैसे कि पेन, पेंसिल, अभी आपके हाथ में मोबाइल है तो वो जो आप जिस पे बैठे हुए हो, वो जो चीजें आप यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, उपयोग करते हो, मानव के उपयोग करता है। ठीक है ना? तो मानव के जो चीजें उपयोगी होती है वे सभी चीजें क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब बात आती है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय जिसको पुनः उपयोग में लाया जा सके, जैसे एक बार यूज कर लिया उसको रिसाइकल करके उपयोग किया जा सके। और अनवीकरणीय ऐसे संसाधन होते हैं जिनका पुनः उपयोग एक बार उपयोग करने के बाद, जैसे कि मान लो आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी के अंदर आपने पेट्रोल डलवा दिया, पेट्रोल डलवा के आप चले गए, 1 किलोमीटर चलाई और पेट्रोल खत्म हो गया। क्या आप वापिस उस पेट्रोल को ला सकते हो जो उड़ गया है? नहीं ला सकते। तो वो पेट्रोल किस्मत आ जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो नवीकरणीय होते हैं जिन्हें बार बार रिसाइकल करके उपयोग में लाया जा सकता है। तो आज इसका अध्ययन करेंगे और भी 2-3 महत्वपूर्ण चैप्टर है उनका भी अध्ययन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलो अपन चलते हैं आगे। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनमें पुनः स्थापना की क्षमता होती है, यानी कि पुनः स्थापना यानी वापिस रिसाइकल करके उपयोग में लाने की क्षमता होती है, तथा वे अपने आप को यथावत बनाए रख सकते हैं, यानी जैसे हैं वैसे पुनः रख सकते हैं। पौधे व जंतु इसका सामान्य उदाहरण है, जिसका पीढ़ियों से मनुष्य द्वारा उपयोग एवं इसे हास किए जाने पर भी इनका अस्तित्व मौजूद है। मतलब जैसे कि एक तरफ आपने फूल लगा हुआ है, आपने फूल तोड़ा और उसको खा लिया या कहीं पर चढ़ा दिया या कुछ और उपयोग में कर लिया, थोड़ी समय बाद पुनः वहां पर फूल उग जाएगा। तो ये क्या हुआ? नवीकरणीय संसाधन। जहां से तोड़ा वहीं पर वापस कली आई, फूल खिला, फूल बन गया। तो ये होता है नवीकरणीय संसाधन। अगला देखें, ये प्रजनन द्वारा पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति सदैव अंकित कर सकते हैं, करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें हम पुनर्विकसित संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्विकसित संसाधन भी कहते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। पुनर्विकसित संसाधन किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन को पुनर्विकसित संसाधन भी कहा जाता है। जल चक्र द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अतः यह भी नवीकरणीय संसाधन है। जल भी क्या है? नवीकरणीय संसाधन। एक बार जैसे कि आपने उसकी सब्जी धोई, पानी से सब्जी धो ली, अब पानी से सब्जी धोने के कारण वो पानी गंदा हो गया, फिर उसको क्या कर लिया आपने? फिल्टर कर लिया तो पानी तो वापिस जैसा था वैसा बन गया। तो ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन। अब इसके बाद बात आती है कि अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं जिनका वापिस पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे वे संसाधन हैं जिनका पुनः स्थापना नहीं की जा सकती, यानी जिनका पुनः उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें स्वयं की अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता या शक्ति नहीं होती है। वास्तव में कोई पदार्थ उपयोग द्वारा पूर्णतया पृथ्वी से लुप्त नहीं होता है, परंतु उसके पुनः निर्माण का चक्र इतना लंबा होता है कि मानव नियंत्रण से परे हो जाता है, यानी कि दूर हो जाता है। उदाहरण मृदा।
इस मृदा कैसे, देखो इसको यदि उचित प्रबंध कर सहेजा जाए तो इसे पुनर्निर्माण कर वर्ष ले सकते हैं, कई वर्षों तक उपयोग में ले सकते हैं। खनिज पदार्थ, धातु आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। मतलब ये सभी क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। जितने भी खनिज होते हैं, जैसे खनिज में मान लो पेट्रोल है, डीजल है, ईंधन है, गैस है, ये सभी एक बार उपयोग में लाने के बाद वापस उपयोग में नहीं लाई जाती है, वे सभी क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। और जिनका वापस पुनः मानव उपयोग कर सकता है, रिसाइकल कर सकता है, वो कौन से होते हैं, नवीकरणीय संसाधन। तो ये एक हो गया आपका नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा कौन सा हो गया, अनवीकरणीय संसाधन। ये दोनों आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब अपन आगे एक और नया चैप्टर देखते हैं, क्या है, वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्स। रिसोर्स संसाधन बता दिया मैंने, वनों से प्राप्त वे समस्त उपयोगी वस्तुएं जो मानव की उपयोगी होती है, तो वे वन संसाधन कहते हैं। देखो इसमें पढ़ते अपन, वन संसाधन हमारे जीवन में विशेष महत्व है। वन संसाधन से प्राप्त 5 प्रमुख पदार्थ। अब वन संसाधन से 5 प्रमुख पदार्थ कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो उसको देखो आप, कौन कौन से 5 प्रमुख पदार्थ प्राप्त होते हैं। पहला तो होता है हमें ईंधन प्राप्त, फिर होता है भोजन प्राप्त, फिर होता है उर्वरक प्राप्त, फिर रेशे, फिर जंतु एवं भोजन हमें इनसे ही मिलता है, किससे, वनों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हमें और क्या मिलता है, देखो जड़ी बूटी, गोंद, रबर, चंदन, कोयला, तेल आदि भी वनों से ही प्राप्त किया जाता है। अगला, अनेकों लाभदायक कीट, जीव, पशु, पक्षियों का निवास स्थान भी क्या है, वन। देखो खाना भी देता है कौन, वन। खाना भी देता है वन, और घर भी है वन। क्यों, घर किसका है, पशुओं का घर है, और मानव और पशुओं दोनों का भोजन भी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए पूर्णतया वनों पर निर्भर है। क्यों निर्भर है, क्योंकि ऑक्सीजन कौन देता है हमें, O2 कौन देता है हमें, पर्यावरण से प्राप्त जो हमारे वृक्ष होते हैं या वन होते हैं, वही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, और हम उन्हें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये चक्र चलता रहता है। पृथ्वी पर विस्तृत वृक्षों द्वारा ढके स्थलीय क्षेत्रों को वन कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, देखो ये लाइन नोट करो, पृथ्वी पर विस्तृत वृक्षों द्वारा ढके, वृक्ष यानी कि पेड़, वृक्षों द्वारा ढके स्थलीय क्षेत्र को, मान लो कि आपका घर है, आपके घर न होकर के वहां पर अगर वन होता तो वनों द्वारा ढका गया, तो वो स्थलीय क्षेत्र क्या कहलाता है, वन क्षेत्र कहलाता है। मानव जीवन में वन का महत्व सर्वव्यापी, मतलब बहुत, एक तो पूजे भी जाते हैं कुछ वन, और कुछ आस्था से जुड़े हुए हैं, कुछ धार्मिक से जुड़े हुए हैं, कुछ साइंटिफिक भावना से जुड़े हुए हैं, कुछ किसी चीज से जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे करके मानव जीवन के लिए वन बहुत आवश्यक बन जाते हैं। अब देखें, वन पर्यावरण की दृष्टि से पृथ्वी पर निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं। अब वन पर्यावरण की दृष्टि यानी नेचर की दृष्टि से जो हमारी पृथ्वी पर, उस पर क्या क्या भूमिका निभाते हैं, क्या क्या उनका काम है, ये देखेंगे। अलग अलग मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर 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 आएगा, इसको अच्छे से समझे। ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं करूँगा, इसलिए देखें। पहला है भूमि कटाव को रोकते हैं। जहाँ पर वृक्ष लगा हुआ है उसके नीचे क्या होती है, जड़ें होती है, और वो जड़ें क्या करती है, वहाँ की मृदा को संगठित रूप में रखने का काम करती है, जिससे मृदा का कटाव कम से कम होता है। अगला देखें, वायु में CO2 और O2 गैसों का संतुलन बनाए रखती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम पेड़ों को देते हैं, और पेड़ हमें क्या देता है, O2 देता है, ठीक है। हम उसको क्या देते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम पेड़ों को देते हैं या वृक्षों को देते हैं, और वृक्ष हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। अगला देखें, भूमिगत जल में वाष्प को रोकते हैं। अब भूमिगत जो जल है उसमें वाष्पन को यानी कि उड़ जाता है, जैसे कि मान लो कि ये एक तपीला है, उसके नीचे आपने चूल्हा लगा दिया और चूल्हे में से ऊष्मा निकल रही है, यहाँ पर पानी भर दिया आपने। कुछ समय बाद आप देखोगे यह पानी धीरे 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 कम होता जाता है, और कहाँ उड़ जाता है,
वाष्प बन के हवा में उड़ने लग जाता है। ठीक है ना। तो यही क्रिया होती रहती है जिसे जल भूमिगत जल के वाष्पन को रोकने का काम भी करता है। अगला काम देखें, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखता है। सही बात है। वातावरण के तापमान को संतुलित करता है। वातावरण का जो तापमान है ना उसे भी संतुलित करने का काम कौन करते हैं? वन करते हैं। ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए। बाढ़ की संभावना को भी कम करते हैं। भूमि की उर्वरकता को बढ़ाए रखते हैं। जैविक खाद का निर्माण करते हैं। ये सभी कार्य कौन करता है पृथ्वी पर? वृक्ष या वन पर्यावरण के लिए करते हैं। अब अप्रत्यक्ष लाभ क्या क्या होते हैं इससे देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, आई होप। देखिए अप्रत्यक्ष लाभ क्या क्या होते हैं। जहां जंगल अधिक होते हैं वहां तापमान कम होता है। जहां पर पेड़ पौधे अधिक होंगे तो वहां पर तापमान कैसा रहता है? समान बना रहता है या अच्छा होता है। और जंगल वाले स्थानों पर वर्षा अधिक होती है। सही बात है। जंगल वाले स्थानों पर मृदा क्षरण कम होता है, यानी कि मृदा का कटाव छटाव कम होता है। तो ये तो हो गए इसके अप्रत्यक्ष लाभ। अब देखते हैं इसका उपयोग एवं अतिदोहन कैसे करता है। मानो प्राचीन काल में पृथ्वी पर 3 चौड़ाई भाग में वन थे। 3 चौड़ाई यानी 75% भाग पर वन थे, परंतु औद्योगिक क्रांति के पश्चात 31% पर ही रह गए। पहले जैसे मान ली हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के 1/3 भाग पर यानी कि इतने भाग पर, रुको, वन है तो वन का कलर तो लेना पड़ेगा ना, इतने प्रतिशत भाग यानी कि 75% भाग पर क्या थे? वन थे। और वर्तमान में औद्योगिक क्रांति होने की वजह से क्या हो गया है? इसमें परिवर्तन आ गया है और अब केवल और केवल कितने प्रतिशत भाग पर वन रह गए? केवल और केवल कितने प्रतिशत भाग पर? 31% भाग पर वन रह गए हैं। वर्तमान स्थिति में वन 19.47% क्षेत्रफल फैला हुआ है, जबकि स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार न्यूनतम कितने प्रतिशत भाग पर वन होना आवश्यक है। यह भारत में भी लागू होता है भाइयों, कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होना आवश्यक है? 33% भूभाग पर वन आच्छादन यानी वन का होना आवश्यक है। ये रीट में भी एग्जाम पूछा गया है, ये बोल देता हूं मैं आपको, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, मनुष्य प्राचीन काल से वनों का अपनी आवश्यकता के अनुसार कटाव छटाव करता रहा है और उसमें वृक्ष लगाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। हमारे संविधान में वनों के संरक्षण के लिए उन्हें 3 भागों में बांटा गया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, उसमें वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से भागों में बांटा है अपन वो भी देख लेते हैं। ये बहुत काम की चीजें, ढंग से पढ़ना, मजाक में मत लेना, पहले ही कह रहा हूँ। पहला है व्यक्तिगत वन, दूसरा है सामुदायिक वन, तीसरा है शासकीय वन। पहला है व्यक्तिगत वन। व्यक्तिगत वन वो जो व्यक्तियों के क्षेत्र में आते हैं जिन पर व्यक्तिगत लोगों का अधिकार होता है, इन पर व्यक्तिगत किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या लोगों का अधिकार होता है, वो होते हैं कितने प्रतिशत भाग पर है? 2.3% है। अगला है सामुदायिक वन, जिसमें प्राय स्थानीय नगर पालिका या जिला परिषद के अधीन होते हैं। ऐसे कितने प्रतिशत हैं? 2.3। पहला भी 2.3, दूसरा भी 2.3। और लास्ट है आपका शासकीय वन, जो कि पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होते हैं। कितने प्रतिशत है? 95%। ठीक है ना। ये तीनों चीजों के नाम याद होनी चाहिए कि मतलब संविधान में कितने भागों में बांटा है वनों को? 3 भागों में। व्यक्तिगत वन, सामुदायिक वन, शासकीय वन, ये तीनों के नाम याद आपको होने अति आवश्यक है। इसके बाद अपन देखते हैं वन कटाव या वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, कि वनों का कटाव कैसे हो रहा है, वनों की कमी क्यों आ रही है, किन कारणों से वनों की कटाव किया जाता है, क्यों किया जाता है और किस प्रकार इसको रोका जाएगा, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। देखें, मानव द्वारा आवश्यकताओं के लिए वनों को काटना क्या कहलाता है? वनोन्मूलन। मोस्ट आईएमपी लाइन, रुको सही से इसको अंडरलाइन करते हैं अपन। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि वनोन्मूलन किसे कहते हैं, डिफॉरेस्टिंग किसे कहते हैं। मानव द्वारा आवश्यकताओं के लिए वनों का काटना क्या कहलाता है?
अब मनुष्य जहाँ पर आप रह रहे हो आज, वो कभी न कभी किसी न किसी जमाने में वहां पर पेड़ पौधे या वृक्ष हुआ करते होंगे, जंगल हुआ करते होंगे। जो अपन बांसवाड़ा में अगर रहते हैं तो बांसवाड़ा का जो गेट देखे ना आपने, सूरज पोल, चंद्र पोल, ये पोल वो पोल, जो गेट है उन गेटों के बीच में ही जहाँ पर आज राजा महाराजाओं का स्थान है, पर वो नहीं के बराबर है, उन्हीं 4-5 गेटों के बीच में ही बांसवाड़ा बसा हुआ था। उसके बाहर बांसवाड़ा के क्या थे, केवल और केवल वृक्ष थे, जंगल थे, ठीक है ना। तो इसी तरह मानव ने विकास करते हुए वनों को काटना शुरू किया, और वनों को काटने से क्या बन गया, वनोन्मूलन बन गया, ठीक है ना। आगे देखें, वनोन्मूलन के कुछ कारण खनन, बांध बनाना, इमारती लकड़ी की आवश्यकता, झूम खेती अर्थात पहाड़ों पर खेती के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ने पर पेड़ों को जलाकर सतह पर खेती करना आदि है। देखो, झूम कृषि आपको याद होना चाहिए क्या होती है, ये भी कभी कभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। झूम कृषि वो होती है जो पहाड़ों पर की जाती है, प्लस जैसे कि कोई खेत है, वहां पर फसल है या कुछ भी लगा हुआ है या पेड़ पौधे हैं, उनको जला दिया, वो जली हुई राख जब जमीन में पड़ जाती है तो वही उर्वरक का काम करती है, और उसी जमीन पर फसल उगाते हैं, फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहां का जलाते हैं और वहीं पर फिर फसल करते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए इसको झूमिंग कृषि कहा जाता है। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, वालरा, झूमिंग, और अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आप बस यही चीजें याद रखना। आदि देखते हैं, मनुष्य द्वारा इस संप्रदा का दोहन अज्ञानतावश या स्वयं के स्वार्थ के लिए समय समय पर किया गया है, और ये ही वन विनाश का कारण बन सकते हैं। वन विनाश के अन्य कारण वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन। जहाँ पर वन थे वहाँ पर आजकल कृषि कार्य किए जाते हैं, यानी कि फसल उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है? फसल उगाई जाती है। पहले वन थे, अब वन की जगह फसल हो रही है, तो पेड़ पौधों को काटना पड़ा होगा तभी तो फसल उगा सकते हैं। बिना वनों को काटे तो फसल तो उगने से रही, ठीक है ना। आगे देखें, भूमि परिवर्तन, वनों का चारागाह में रूपांतरण। वन जाते वहां पर चारागाह, अत्यधिक चराई होने लगी, वनों में आग लगने लगी, जैविक कारक, स्थानांतरित कृषि आदि के कारण क्या होने लगा है, वनों का कटाव होने लगा है। अब लास्ट आपका रहता है वनोन्मूलन के परिणाम। इससे क्या परिणाम होंगे, इससे क्या हम पर इफेक्ट पड़ेगा, या क्या पृथ्वी पर या क्या पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या परिणाम हो सकते हैं। देखें, जैविक विविधता की समाप्ति हो सकती है। जैविक विविधता क्या होती है? अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और जो रहते हैं साथ में, तो वो जैव विविधता कहलाती है। जहाँ पर पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी सभी पाए जाते हैं, वो जैव विविधता कहलाती है। और जहाँ जैव विविधता होती है वहाँ पर खनिज और अनेक संसाधनों की कमी कभी नहीं होती है। और जहाँ जैव विविधता नहीं पाई जाती है वहाँ पर संसाधनों की कमी होती है, अलग अलग जो मानव के उपयोग चीज़ें होती है वो नहीं मिल पाती है, खनिज नहीं मिलते हैं, प्रोडक्शन नहीं होता है, वगैरह वगैरह, बहुत परेशानी होती है। अगला है सूखा, बाढ़, भूक्षरण, रेगिस्तान तल में बदल जाता है। सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, रेगिस्तानी तल में बढ़ता है, ठीक है ना। मौसम का गड़बड़ाना, संतुलन, मतलब अगर वृक्ष अच्छे होते हैं तो मौसम संतुलित रूप में होता है। 4 महीने का गर्मी, 4 महीने की वर्षा, 4 महीने की ठंड, ऐसे वगैरह वगैरह। अगर सही रेशो में वन पाए जाते हैं तो, अगर सही रेशो में वन नहीं पाए जाएंगे तो फिर क्या होता है कि जब चाहे तब मौसम, बिन मौसम बरसात कहते हैं ना, वही वाला बात हो जाती है। भूमि की उर्वरकता शक्ति में कमी आती है, ठीक है ना। भूमि की उर्वरकता शक्ति में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और आपका ये आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद अपन खनिज वगैरह दूसरी जो चीजें हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आज हमने पढ़ा नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय संसाधन, और उसके अलावा हमने एक और चैप्टर पढ़ा, कौन सा? वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सिंग। 3 प्रकार के वन संविधान में बांटे गए हैं। उन तीनों प्रकार के वनों का आपको याद रहना चाहिए। व्यक्तिगत वन, सामुदायिक वन, शासकीय वन, 2.3, 2.3 और 95%। किस तरह वनों की उपयोगिता हमारे लिए बहुत आवश्यक है, वो सभी चीज़ें मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस की है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और यहाँ पर जो नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।